मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक युवक के अचानक लापता होने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। परिवार वालों ने जब उसके फोन पर संपर्क किया तो किसी और ने कॉल रिसीव किया, जिससे शक और गहरा गया। मामला पुलिस तक पहुंचा, जांच शुरू हुई और फिर जो खुलासा हुआ उसने सबको चौंका दिया। 32 दिन बाद पुलिस ने एक खेत में गड़ा शव बरामद किया और जब कातिल का चेहरा सामने आया तो लोग दंग रह गए। आखिर क्या था पूरा सच? कौन था इस खौफनाक वारदात के पीछे? चलिए जानते हैं इस हैरान कर देने वाली कहानी की पूरी सच्चाई इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। यह घटना मुरैना के स्टेशन रोड थाना क्षेत्र की है, जहां बुद्धा राम का पूरा गांव निवासी रामहेत पिछले 3 दिनों से लापता था। गांव वालों को उसकी अनुपस्थिति खलने लगी तो उन्होंने उसकी पत्नी रीना से सवाल जवाब करने शुरू कर दिए। पहले तो रीना चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली वो काम के सिलसिले में ग्वालियर गए हैं। जब लोगों ने पूछा रामहेत कब लौटेगा, तो रीना ने बेरुखी से जवाब दिया पता नहीं। रामहेत के दोस्त को यह बात अजीब लगी। उसने तुरंत पूछा कब गया, हमें तो कुछ बताया ही नहीं। रीना ने ठंडी सांस लेते हुए कहा मुझे भी कुछ नहीं बताया था, आधी रात को अचानक उठा और जाने की जिद करने लगा। रीना के इस जवाब से माहौल और भी गंभीर हो गया। भीड़ में खड़े लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे कोई अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। गजब का मर्द है, उसके लायक यहाँ काम नहीं था क्या जो परदेश चला गया। किसी ने तंज कसा, वहां क्या कमाएगा, क्या खाएगा और क्या बचाएगा, ये तो वही जाने। रीना बेमन से जवाब देते हुए तेज कदमों से घर की ओर बढ़ गई। अभी उसने चौखट पार ही की थी कि अंदर से उसके ससुर तुलाराम की भारी आवाज आई, अरे बहू सुनती हो, रामहेत का कोई फोन आया क्या? रीना झुंझलाते हुए पलटी, नहीं अभी नहीं आया। उस बेशर्म का फोन आएगा तब सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगी, लो देख लो। उसने गुस्से में हाथ में पकड़ा मोबाइल अपने ससुर की ओर बढ़ा दिया। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। रीना की बातों में जो झल्लाहट थी वो किसी और ही परेशानी का इशारा कर रही थी। तुलाराम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अरे बहू तुम तो नाराज हो गई, मुझे तो बस चिंता हो रही है। ग्वालियर जाने से पहले वह मुझसे मिला तक नहीं, पता नहीं क्यों। रीना तुनक कर बोली, मैंने तो कहा था कि बाबूजी का आशीर्वाद ले लो, लेकिन वह तो अपनी मर्जी का मालिक है। तुलाराम ने धीरे से कहा, होली आने वाली है, तुम भी उसे फोन कर लिया करो। रीना ने गुस्से से फोन को देखते हुए जवाब दिया, मैं क्या करूं, फोन करके थक गई हूं। उसका मोबाइल कभी बंद बताता है तो कभी टों टों करके कट जाता है। तुलाराम के चेहरे पर चिंता और बढ़ गई। उन्होंने कहा, अपने भांजे सूरज से कहो वह ग्वालियर जाकर पता कर लेगा। पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। रीना ने भड़क कर कहा, अब उसे क्या कहूं, तुम ही जाकर देखा। कहीं पोहे का ठीहा लगा रखा होगा या मजदूरी कर रहा होगा। तुलाराम ने तिरछी निगाहों से रीना की ओर देखा और गंभीर लहजे में बोले, इतनी बेरुखी से क्यों बोलती हो, गाली तो मत दो, तुम्हारा पति है। रीना के चेहरे पर एक पल को अजीब सा भाव आया, जैसे वह कुछ छिपा रही है। तुलाराम जब भी रीना से रामहेत के बारे में बात करता तो रीना चिढ़ जाती थी। उसे समझ में नहीं आता था कि उसकी बहू ऐसा क्यों कर रही है। हर बार रीना के जवाबों में कुछ ऐसा था जो उसे असहज कर देता, लेकिन तुलाराम फिर भी खामोश हो जाता, यह सोचकर कि मियाँ बीवी के बीच की बात है, शायद कुछ निजी वजह होगी। लेकिन उसकी चिंता बढ़ने लगी थी। दिल में एक कशमकश थी, क्या रामहेत सच में कहीं चला गया है? वह सोचता और फिर एक और डर उसे घेरे रहता, क्या वह किसी गलत काम में तो नहीं फंस गया। पिछले कुछ महीनों से तुलाराम में एक अजीब सी उलझन थी। उसे लगा जैसे उसके बेटे की जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है जो वह नहीं जानता है। कहीं रामहेत किसी गलत धंधे में तो नहीं पड़ गया। यह सवाल उसकी सोच को और भी घेर लेता था। उसकी बेचैनी और बढ़ जाती, लेकिन रीना की चुप्पी और बेरुखी उसे और भी परेशान करती थी। हर दिन उसकी चिंता गहरी होती जा रही थी। तुलाराम की चिंता अब हद से पार हो गई थी। वह कहीं भी जाता अपने बेटे रामहेत के बारे में पूछता रहता था। धीरे धीरे वह अपनी तलाश में पूरी तरह जुट गया था। उसने रामहेत के दोस्तों से भी पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन हर बार वह खाली हाथ लौटता। दोस्तों की चुप्पी और कपटपूर्ण जवाब उसे और भी बेचैन कर देते थे। वह जानता था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या?
यह सवाल उसे लगातार तंग कर रहा था। कहाँ गया मेरा बेटा? ये शब्द अब तुलाराम के दिमाग में गूंजते रहते थे। हर बार उसकी कोशिश नाकाम रहती और आखिरकार थक हार कर वह मुरैना के स्टेशन रोड थाने जा पहुंचा। वह सीधे एसएचओ रविंद्र कुमार से मिलने गया। उम्मीद थी कि पुलिस कुछ ना कुछ तो मदद करेगी। तुलाराम ने थाने में पहुंचते ही अपने बेटे रामहेत जाटव उर्फ लल्लू के बारे में एसएचओ रविंद्र कुमार को जानकारी दिया। उसने बताया, मेरा 35 वर्षीय बेटा रामहेत 23 जनवरी 2023 से घर नहीं लौटा है। वह पत्नी रीना से कह रहा था कि काम के सिलसिले में ग्वालियर जा रहा है, लेकिन अब इतने दिन हो गए और ना ही वह लौटकर आया है, ना ही उसका फोन आया है। जब भी फोन करने की कोशिश करता हूं, उसका फोन बंद आ रहा है। यही कारण है कि मुझे बहुत चिंता हो रही है। तुलाराम की शिकायत और उसकी चिंता को गंभीरता से लेते हुए एसएचओ रविंद्र कुमार ने मामले की जांच शुरू किया। पुलिस ने 26 जनवरी 2023 को रामहेत की गुमशुदगी की सूचना दर्ज कर लिया। एसएचओ रविंद्र कुमार ने रामहेत की गुमशुदगी की सूचना मिलते ही मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने इसे एसपी आशुतोष बागरी, एडिशनल एसपी रायसिंह नरवरिया और एसपी सिटी अतुल सिंह के पास भेज दिया। इसके बाद एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया ताकि जल्दी से जल्दी इस मामले की तह तक पहुंचा जा सके। पुलिस को तुलाराम से मिली जानकारी के आधार पर यह समझ में आ गया था कि बाकी की अहम जानकारी शायद रामहेत की पत्नी रीना से मिल सकती है। इसलिए एसएचओ रविंद्र कुमार ने तुरंत रीना को थाने बुलवाया और उससे रामहेत के बारे में पूछताछ किया। जांच में और तेजी लाने के लिए पुलिस ने रीना और रामहेत दोनों के मोबाइल नंबर को भी लिया और उन्हें सर्विलांस पर लगा दिया। अब पुलिस पूरी तरह से जुट गई थी ताकि जल्दी से जल्दी रामहेत के ठिकाने का पता लगाया जा सके। पुलिस ने जब रीना से पूछताछ शुरू की तो उसने वही पुराने जवाब दिए जो वह पहले अपने पड़ोसियों और ससुर को दे चुकी थी। वह बार बार यही कह रही थी कि रामहेत काम के सिलसिले में ग्वालियर गया था और फोन न आने की कोई खास वजह नहीं थी। लेकिन पुलिस ने उसकी बेरुखी और उसके जवाबों में कुछ असमानता महसूस किया। रीना की बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव भी पुलिस को कुछ अजीब लगे। उसकी बातचीत से यह साफ हो रहा था कि उसे अपने पति के लापता होने का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। इसके बावजूद पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ जारी रखी। जब पुलिस ने दबाव बढ़ाया तो रीना ने सच बोलना शुरू किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ छिपा रही है। धीरे धीरे उसने रामहेत के लापता होने की असल वजह का खुलासा किया और एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। उसके और रामहेत के बीच के रिश्ते में कुछ और था जो पहले किसी को पता नहीं था। अनैतिक संबंधों की कहानी सामने आई और यह भी पता चला कि रामहेत को लेकर कुछ और बातें थीं जो पुलिस के लिए बिल्कुल नई जानकारी थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए एसएचओ रविंद्र कुमार ने रामहेत और रीना दोनों के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर डाला और उनकी कॉल डिटेल्स निकलवाने का आदेश दिया। जब इन डिटेल्स का अध्ययन किया गया तो कुछ बेहद अहम जानकारी सामने आई। रीना ने एक विशेष नंबर पर सबसे ज्यादा कॉल्स की थीं और यह कॉल्स 23 जनवरी 2023 को हुई, उसी दिन जब रामहेत घर से काम पर जाने का कहकर लापता हुआ था। यह जानकारी पुलिस के लिए चौंकाने वाली थी क्योंकि उस दिन भी रामहेत के नंबर से उस नंबर पर काफी लंबी बात हुई थी। पुलिस ने इस नंबर की और जांच की तो पाया कि वह नंबर सूरज का था, जो रामहेत के ठीक बगल में रहने वाला एक युवक था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि सूरज रामहेत का पड़ोसी होने के साथ साथ रीना को मामी कहकर बुलाता था। इस जानकारी से पुलिस के शक की गुंजाइश और भी बढ़ गई। पुलिस ने सूरज को भी पकड़कर थाने ले आई। जब उसे कड़ी पूछताछ का सामना करना पड़ा तो उसने डर के बजाय अपने अपराध को स्वीकार कर लिया और रामहेत के साथ घटित घटनाओं का पूरी तरह से खुलासा किया। रीना और सूरज के बयान के आधार पर रामहेत के बारे में जो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई वह कुछ इस प्रकार है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के बुद्धिराम का पुरा में रहने वाले तुलाराम जाटव का परिवार छोटा था, लेकिन उसके दिल में अपने बच्चों के लिए बड़े सपने थे। गरीबी के कारण वह अपने बेटे रामहेत को अच्छी शिक्षा नहीं दिला सका, लेकिन रामहेत ने छोटे मोटे कामों में हाथ बटाकर घर की जिम्मेदारी संभालनी शुरू कर दिया। जब वह जवान हुआ तो उसे मेहनत मजदूरी के अलावा और कोई विकल्प नहीं दिखा। कुछ समय बाद तुलाराम का जीवन एक नई राह पर मुड़ गया जब उसकी शादी मुरैना के शहनाई गार्डन निवासी रीना से हुई। शुरुआत में उनका जीवन सामान्य था, लेकिन जल्द ही उनकी स्थिति बदलने लगी। जैसे ही शादी के कुछ साल बीते, परिवार का खर्च बढ़ने लगा। तुलाराम और रीना के एक बेटे और दो बेटियों का परिवार हो गया और खर्चा काफी बढ़ गया। रीना महत्वाकांक्षी थी
और अपनी जरूरतों को लेकर अक्सर तुलाराम से पैसे की मांग करती रहती थी। पैसे की तंगी और पत्नी के लगातार दबाव के कारण रामहेत का जीवन और भी तनावपूर्ण होता गया। रीना अब पैसों के लिए अपने पति से झगड़ने लगी थी। जब उसे पैसे नहीं मिलते तो वह तुलाराम से झगड़ने लगती और घर में हमेशा एक तनावपूर्ण माहौल बना रहता था। रामहेत खुद पैसे की कमी से परेशान था, लेकिन फिर भी वह स्थिति का कोई समाधान नहीं निकाल पा रहा था। इन सभी परेशानियों का असर रामहेत पर गहरा हुआ और उसने तनाव से बचने के लिए शराब पीनी शुरू कर दिया। शुरू में यह एक आदत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे यह उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। अब वह शाम को अक्सर शराब पीकर घर लौटने लगा, लेकिन जेब में पैसे नहीं होने के कारण रीना से उसकी कहासुनी हो जाती थी। घर में चल रहे इन झगड़ों का असर बच्चों पर भी होने लगा। वे दोनों के बीच होने वाले झगड़ों से परेशान हो गए थे और घर का माहौल दिन ब दिन और भी खराब होता जा रहा था। शराब के नशे में रामहेत ने अपनी पत्नी रीना की पिटाई भी शुरू कर दी थी, जिससे घर का माहौल और भी बिगड़ गया था। यह स्थिति न केवल रामहेत और रीना के लिए बल्कि उनके बच्चों के लिए भी बहुत कठिन हो गई थी। एक दिन रामहेत ने शराब के नशे में रीना की इतनी बुरी तरह पिटाई कर दी कि उसकी कलाई की चूड़ियां टूटकर कलाई और हथेली में चुभ गईं। खून बहने लगा और रीना दर्द से कराहती हुई अपनी सहनशीलता खो बैठी। वह बुरी तरह से घायल हुई थी, इसलिए वह तुरंत घर से बाहर भागी और पड़ोस में रहने वाले सूरज के पास जा पहुंची। सूरज ने जब उसकी हालत देखी तो वह तुरंत उसकी कलाई पर डिटॉल लगाकर खून को रोकने की कोशिश करने लगा। रीना की हालत देखकर सूरज का दिल बैठ गया था। उसने कहा, मामी थोड़ी देर यहीं बैठो, जब रामहेत का गुस्सा शांत हो जाएगा तब आप घर चली जाइए। लेकिन रीना ने कहा, नहीं, मुझे अपनी छोटी बेटी को दूध पिलाना है, और दर्द को अनदेखा कर वह सूरज का हाथ छोड़कर अपने घर वापस लौट आई। घर आकर उसने बिछावन पर लेटी अपनी छोटी बेटी को उठाया और दूध पिलाने लगी। कहाँ गई थी? अपने यार के यहाँ। रामहेत गालियां बकता हुआ रीना को फिर से पीटने लगा। वह पूरी तरह से शराब के नशे में था और उसकी आंखों में गुस्से का तूफान था। रीना को बुरी तरह से पीटते हुए वह अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। इसी बीच तुलाराम की आवाज आई, जो अपने बेटे की हरकतों से परेशान हो चुका था। वह गुस्से में चिल्लाए, आज फिर तू पी कर आया है, कमाता धमाता तो है नहीं, उल्टे बहू पर मर्दानगी दिखाता है। पिता की डांट भरी आवाज सुनकर रामहेत के हाथ रुक गए थे, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। रीना को जब भी रामहेत से मार पीट का सामना करना पड़ता, सूरज अक्सर उसे बचाने के लिए सामने आ जाता था। उस दिन भी सूरज रीना को बचाने के लिए वहां पहुंचा था और रामहेत से झगड़ा नहीं करने की सलाह देने लगा। सूरज की बातों को सुनकर रामहेत का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसकी आंखों में क्रोध की लपटें थी। उसने सूरज को गुस्से से बोलते हुए कहा, तुम मेरी पत्नी से दूर रहो। वह सूरज को धमकाते हुए कहने लगा कि वह अब रीना से दूर रहे और उसके परिवार के मामलों में दखल ना दे। ज्यादा रीना का हिमायती बनने की जरूरत नहीं है। देख रहा हूं कि तू उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है। रामहेत की यह बात सुनकर सूरज एक पल के लिए चुप हो गया। अब तक तो वह रीना का हमदर्द बना हुआ था, लेकिन रामहेत की यह आरोपित टिप्पणी उसे अंदर तक झकझोर गई। उसे महसूस हुआ कि रामहेत उसे अब गलत नजरिए से देख रहा था और उसकी बातों में एक तरह की शंका और घिनौनी सोच छिपी हुई थी। सूरज के दिमाग में ये शब्द घूमने लगे। उसने खुद को हमेशा एक मददगार दोस्त और अच्छे रिश्तेदार की तरह देखा था, लेकिन अब रामहेत की बातों ने उसे उलझन में डाल दिया। रामहेत ने तो जैसे उस पर आरोप ही लगा दिया था कि वह रीना के करीब जाने की कोशिश कर रहा है, जबकि सच यह था कि सूरज केवल एक अच्छा इंसान बनकर रीना को उसके पति के अत्याचार से बचाना चाहता था। उसकी नज़रों में अब रीना की सुंदरता और आकर्षण पर एक और ध्यान गया। रीना भले ही साधारण सुंदरता की मालिक थी, लेकिन उसके शरीर में कुछ खास था। उसकी चाल में एक लचक थी, उसकी कमर के मूवमेंट्स में एक आकर्षण था। जब मेकअप कर लेती थी तो साड़ी ब्लाउज में वह बहुत ही अच्छी दिखती थी। सूरज और रीना की उम्र में वैसे तो 10 साल का अंतर था, लेकिन रीना की उम्र 20-22 की अल्हड़ युवती की तरह दिखती थी। वह सूरज से काफी घुली मिली थी। बाजार का काम उसी से करवाती थी। इस कारण दोनों में अच्छी पटती थी। अतः दोनों हर तरह की बातें काफी देर तक करते रहते थे। उनके बीच हंसी ठिठोली भी होती रहती थी। रीना अक्सर सूरज को मजाक में छेड़ते हुए पूछती थी कि वह शादी कब करेगा। इस पर सूरज भी हंसी में जवाब देता, आपके रहते शादी की जरूरत नहीं है, और फिर वह रीना की खूबसूरती की तारीफ के पुल बांध देता था। उसकी जवानी की कसम खाता हुआ वह कभी कभी रीना का हाथ भी चूम लेता था। यह सब रीना के दिल को अच्छा लगता था
और वह शर्माकर हंस पड़ती थी। धीरे धीरे सूरज और रीना के बीच का रिश्ता और भी घनिष्ठ होने लगा। दोनों के बीच हल्के फुल्के मजाक और तारीफों की बातों के साथ साथ एक गहरी समझ भी विकसित हो रही थी। रीना अब अपने दिल की बातें सूरज से करने लगी थी। वह महसूस करने लगी थी कि सूरज उसका अच्छा दोस्त ही नहीं बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसे वह अपनी परेशानियां और भावनाएं बिना किसी डर या संकोच के शेयर कर सकती थी। एक दिन जब दोनों हंसी मजाक कर रहे थे, रीना ने मजाक में कहा, अगर मैं तेरी बराबर उम्र की होती तो मैं तुझसे शादी कर लेती। यह शब्द हल्के फुल्के मजाक के रूप में कहे गए थे, लेकिन उनके बीच छिपी हुई सच्चाई भी थी। रीना सच में अपने पति रामहेत से खुश नहीं थी। उसका जीवन एक अंधेरे में घिरा हुआ था और वह इस रिश्ते में कभी भी सुकून महसूस नहीं करती थी। यह बात रीना को अंदर ही अंदर बेचैन और परेशान करती थी। वह धीरे धीरे उदास रहने लगी थी और उसकी आंखों में एक तरह की खालीपन महसूस होने लगी थी। सूरज, जो उसे अच्छा दोस्त समझता था, एक दिन उसकी उदासी का कारण जानने के लिए आगे बढ़ा। उसने नमी भरी आंखों से रीना से पूछा, क्या बात है मामी, तुम इतनी उदास क्यों हो? रीना अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करते हुए, बात को टालते हुए बस इतना ही कह पाई, तुम अभी कुंवारे हो, तुम्हें मेरी उदासी का कारण नहीं समझ आएगा। सूरज इतना नासमझ नहीं था कि रीना की उदासी की वजह ना समझ सके। उसकी आंखों की नमी और चेहरे की हल्की उदासी सब कुछ बयां कर रही थी। उस दिन सूरज ने रीना के दोनों हाथ थाम लिए, उसकी आंखों में झांकते हुए गहरी भावुकता से कहा, मैं तुम्हें बेइंतहा चाहता हूँ। तुम्हारा दर्द मुझसे सहा नहीं जाता है। उसकी ये बातें सुनते ही रीना का दिल भर आया। उसने एक पल भी गवाए बिना सूरज को कसकर गले लगा लिया। सूरज ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, उसकी पीठ पर हल्के से हाथ फेरते हुए उसे अपने पास महसूस किया। कमरे की नर्म रोशनी में उनके दिलों की धड़कनें जैसे एक हो गईं। जब रीना धीरे धीरे अलग हुई, सूरज ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामकर उसे निहारते हुए उसके होठों पर एक कोमल चुंबन दे दिया। रीना ने भी कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उसकी आंखों में एक नई चमक थी। सूरज के प्यार की तपिश में वह खुद को खोने लगी। धीरे धीरे उनके हाथ एक दूसरे को महसूस करने लगे, उनके स्पर्श में एक अनकही तड़प थी। वह रात प्यार की आंच में पिघलती चली गई और दोनों ने अपनी सारी दूरियां मिटाकर एक दूसरे को पूरी तरह अपना बना लिया। उनकी हसरतें चांदनी रात की मध्यम रोशनी में एक सुंदर प्रेम कहानी लिख रही थीं। नए रिश्ते से रीना को एक अनकही संतुष्टि मिली। उसका मन एक अजीब से सुकून में डूब गया था, जैसे वर्षों की प्यास किसी मीठे झरने से बुझ गई हो। सूरज की मजबूत बाहों के घेरे से जब वह अलग हुई तो उसका चेहरा लज्जा से गुलाबी हो गया। उसने धीरे धीरे अपने बिखरे हुए कपड़ों को सहेजना शुरू किया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी बीते पलों की तपिश झलक रही थी। वह कुछ कहने को हुई ही थी कि सूरज ने उसकी ठहरी हुई सांसों को फिर से गति दे दिया। उसने रीना के होठों पर एक और कोमल चुंबन अंकित कर दिया। प्यार से उसकी आंखों में झांकते हुए सूरज ने गहरी आवाज में कहा, तुम खुद को कभी अकेला मत समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सूरज के दिल को इस बात की तसल्ली थी कि जिसे वह इतने दिनों से चाह रहा था, उसने भी उसकी भावनाओं को स्वीकार कर लिया। रीना के साथ बिताए हर लम्हे में उसे अपने प्यार की गहराई महसूस होती थी। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। अब वे सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात के अंधेरे में भी एक दूसरे के करीब आने लगे। लेकिन समाज की पैनी नजरों से उनका रिश्ता ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रह सका। एक रात जब रीना सूरज के कमरे से बाहर निकल रही थी, तभी रामहेत ने उसे देख लिया। गुस्से से तिलमिलाए रामहेत की आंखें लाल हो गईं। बिना कुछ सोचे समझे उसने रीना के बाल कसकर खींचे और बेरहमी से उसकी पिटाई कर दिया। रीना की चीखें सन्नाटे को चीर गईं। दर्द से तड़पती रीना को देखकर सूरज खुद को रोक नहीं पाया और दौड़कर उसे बचाने आ गया। लेकिन रामहेत का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने सूरज को भी डांटकर वहां से भगा दिया। सूरज के मन में एक अजीब सा डर समा गया। वह सहम गया और चुपचाप अपने कमरे में लौट गया, लेकिन उसकी आंखों में एक बेचैनी थी। रीना और सूरज का प्यार कुछ दिनों तक ठंडा पड़ा रहा। दोनों एक दूसरे से नहीं मिले, लेकिन उनके दिलों की तड़प कम नहीं हुई थी। रीना अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। उसने सूरज से कहा कि कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे वे हमेशा के लिए एक हो सकें। रीना जानती थी कि रामहेत उनके रिश्ते को लेकर कभी राजी नहीं होगा। वह जब तब उसकी पिटाई कर देता, ताने मारता और अपमानित करता था। सूरज भी यह समझ चुका था कि जब तक रामहेत उनके रास्ते में है, तब तक वे कभी सुकून से नहीं रह पाएंगे। एक रात जब वे चोरी छिपे मिले तो सूरज ने रीना से कहा,
हमें कुछ सोचना होगा, वरना हमारा प्यार ऐसे ही घुटता रहेगा। रीना की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने बिना एक पर गवाए फुसफुसाते हुए कहा, इस पत्थर को ही हटा देते हैं, बस तुम मेरा साथ देना। 20 जनवरी 2023 की सर्द रात थी। चारों ओर गहरी खामोशी पसरी हुई थी, लेकिन रीना के दिल में हलचल मची हुई थी। जब रामहेत घर आया तो वह नशे में चूर था। उसकी लड़खड़ाती चाल और लाल आंखें बता रही थीं कि आज भी वह धुत होकर आया है। रीना चुप रही, जैसे अब उसके गुस्से और गालियों की आदी हो चुकी हो। उसने बिना किसी प्रतिक्रिया के अपने बेटे को आवाज दी, बेटा पापा से कहो कि खाना खा लें, खाना तैयार है। यह बात रामहेत को चुभ गई। उसने इसे अपनी तौहीन समझ लिया। उसकी आंखों में नशे के साथ साथ गुस्से की लपटें भी भड़क उठी। वह तिलमिला गया और गाली गलौज पर उतर आया, तूने मुझसे खुद आकर खाने को क्यों नहीं कहा? तुझमें बहुत अकड़ आ गई है, अभी तेरी अकड़ निकालता हूँ। इतना कहकर रामहेत ने रीना पर टूट पड़ा। उसने बेरहमी से रीना को धुन डाला। रीना चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन रामहेत के हाथ नहीं रुके। रामहेत गुस्से में पैर पटकता हुआ कमरे में गया और चारपाई पर बेसुध होकर पसर गया। नशे में धुत वह यह भी नहीं जानता था कि उसकी मारपीट ने रीना के भीतर धधक रही नफरत की आग में घी डाल दिया था। रीना अब उसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती थी। उसे पहले ही सूरज की सहमति मिल चुकी थी, लेकिन इस घटना के बाद तो उसने तय कर लिया था कि अब इंतजार नहीं किया जाएगा। 23 जनवरी की रात, जब ठंडी हवा घर के जर्जर खिड़कियों से टकरा रही थी, रामहेत फिर शराब के नशे में लड़खड़ाता हुआ घर आया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज की रात उसके लिए कितनी अलग होने वाली है। रीना का चेहरा आज गुस्से से तमतमा रहा था। उसने अपनी सारी हिचक को किनारे रख दिया और जैसे ही रामहेत ने घर में कदम रखा, वह फट पड़ी। रीना ने पहली बार तेज आवाज में कहा, तुम अपनी आदत से बाज आओगे कि नहीं? उसकी आंखों में वो डर नहीं था जो पहले हुआ करता था। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, अगर आज के बाद दारू पीकर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रामहेत गुस्से से तिलमिलाता हुआ चीखा, तू क्या कर लेगी? तेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं दारू पीऊं या कुछ भी करूं, तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? खुद तो कुतिया सी बेशर्म बनी फिरती है। पता नहीं कितने मर्दों के साथ रातें बिता चुकी है, एक को तो मैं ही जानता हूं। रीना की आंखों में नफरत की लपटें उठने लगीं। अब वह डरने वाली नहीं थी। उसने बिना किसी झिझक के तड़ाक से जवाब दिया, बकवास बंद कर, मैं तुझे भी जानती हूँ और तेरी औकात भी, तू एक नंबर का दारूबाज है और मुझ पर लांछन लगाता है। सुन ले, मैं सूरज से प्यार करती हूँ और अब उसी के साथ रहूंगी। यह सुनते ही रामहेत आग बबूला हो गया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। उसने रीना को मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन ज्यादा नशे में होने के कारण संतुलन नहीं बना सका और लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। रीना ने उसकी हालत देखकर हिकारत से हंसते हुए कहा, निठल्ला कहीं का, तेरी इतनी हिम्मत जो दारू पीकर मुझ पर हाथ उठाए। रुक, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। इतना कहते ही रीना ने झपटकर उसकी जेब से मोबाइल निकाल लिया। उसकी उंगलियां तेजी से स्क्रीन पर चलीं और कुछ ही सेकंड में फोन सूरज की तरफ डायल हो गया। फोन उठते ही रीना फुसफुसाई, अच्छा मौका है, आ जाओ, आज इसे ठिकाने लगा ही देते हैं। सूरज ने जैसे ही रीना का फोन सुना, वह बिना समय गंवाए छत के रास्ते से रामहेत के घर में आ गया। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, सिर्फ एक मध्यम रोशनी का सहारा था जो रीना की आंखों में जलती नफरत को और स्पष्ट कर रही थी। रामहेत अभी भी जमीन पर पड़ा था, नशे में धुत, बेहोशी और होश की दहलीज पर डगमगाता हुआ। सूरज ने बिना किसी हिचकिचाहट के झपटकर उसे दबोच लिया और उसकी गर्दन कसकर दबाने लगा। अचानक हुए इस हमले से रामहेत बौखला गया और हाथ पैर चलाने लगा, लेकिन रीना पहले से तैयार थी। उसने फौरन उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया, जिससे वह ज्यादा विरोध नहीं कर सका। रामहेत की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह छटपटाया, मगर कुछ ही क्षणों में उसकी हरकतें धीमी पड़ने लगीं। सूरज ने अपनी पकड़ और मजबूत कर लिया। दम घुटने के कारण उसकी आंखें बाहर निकलने को हो गईं और कुछ ही पल बाद उसका शरीर निर्जीव हो गया। कमरे में सन्नाटा पसर गया। रीना और सूरज एक दूसरे को देखने लगे। दोनों की सांसें तेज चल रही थीं, मगर उनके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा संतोष था। तब तक आधी रात हो चुकी थी। अब सवाल लाश को ठिकाने लगाने का था। सूरज ने बिना कुछ कहे रामहेत के निर्जीव शरीर को कंधे पर उठाया और छत की ओर बढ़ गया। रीना उसके पीछे पीछे चल रही थी। छत पर पहुंचकर सूरज ने इधर उधर देखा, फिर बिना कोई देरी किए लाश को घर के पीछे फेंक दिया।
हत्या के बाद रीना और सूरज के चेहरे पर संतोष था, लेकिन अब अगला काम लाश को ठिकाने लगाना था। आधी रात का घना अंधेरा उनकी साजिश में उनका साथी बन चुका था। दोनों दबे पाव घर से बाहर निकले, एक फावड़ा साथ लिया और घर के पिछवाड़े पहुंचे, जहां कुछ घंटे पहले उन्होंने रामहेत की लाश फेंकी थी। सूरज ने लाश को कंधे पर उठाया और दोनों तेजी से सरसों के खेत की ओर बढ़ गए। ठंडी हवा के बीच खेतों में सरसराहट हो रही थी, लेकिन रीना और सूरज बिना रुके अपने काम में लगे रहे। उन्होंने खेत में करीब 3 फुट गहरा गड्ढा खोदा। जमीन सख्त थी, लेकिन दोनों के अंदर एक अलग ही जुनून था। गड्ढा तैयार होते ही सूरज ने रामहेत के निर्जीव शरीर को उसमें डाल दिया। रीना ने चारों ओर देखा, फिर दोनों ने मिलकर जल्दी जल्दी मिट्टी डालना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में लाश पूरी तरह दफन हो चुकी थी। सूरज ने खेत की मिट्टी समतल कर दी ताकि किसी को शक ना हो सके। अपने अपराध को छुपाने की राहत लिए दोनों वापस घर लौट आए। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था। उन्हें लगा कि उन्होंने एक परफेक्ट क्राइम कर लिया है। रामहेत की हत्या अब सिर्फ एक गुमशुदगी की पहेली बनकर रह जाएगी और कोई उन्हें पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन उन्होंने एक छोटी सी गलती कर दी थी। रामहेत के मोबाइल से रीना ने सूरज को फोन किया था। रामहेत मर्डर केस की खबर पूरे मुरैना में आग की तरह फैल चुकी थी। गांव के लोग इस सनसनीखेज घटना को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे थे। पुलिस भी तेजी से हर एंगल से मामले की जांच में जुट गई थी। जब पुलिस ने रामहेत की गुमशुदगी को संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू की, तो जल्द ही कड़ियां जुड़ने लगीं। सबसे अहम सुराग रामहेत के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड से मिला, जिसमें हत्या वाली रात रीना द्वारा सूरज को किया गया फोन दर्ज था। यही गलती रीना और सूरज के लिए भारी पड़ गई। पुलिस ने जब दोनों से कड़ाई से पूछताछ की, तो वे ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। अंततः उनकी निशानदेही पर पुलिस ने सरसों के खेत से रामहेत की सड़ी गली लाश बरामद कर लिया। लाश को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए ग्वालियर भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने मौत की पुष्टि गला दबाने से दम घुटने के कारण हुई बताई। इस सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस ने रीना और सूरज को मुख्य आरोपी बनाते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201, 120 बी और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद दोनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से रीना को ग्वालियर जेल की महिला सेल में उसकी 1 वर्षीय बेटी के साथ भेज दिया गया, जबकि सूरज को मुरैना जेल में बंद कर दिया गया। एक रिश्ते की हदें पार करने की खौफनाक सजा के रूप में गांव में अब भी इस अपराध की चर्चा थी। एक महिला ने अपने पति को मारकर अपने भांजे के साथ नया जीवन शुरू करने की सोची थी, लेकिन कानून के लंबे हाथों से बच नहीं पाई। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।